नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज़ और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम सर हैं। बहुजन समाज की जो पत्रकारिता होती है, जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों और अल्पसंख्यक समाज को लेकर के अक़लियत समाज की जो समस्याएं होती हैं, उनको अगर ग्राउंड जीरो से कोई उठाता है तो वो सैयद कासिम सर हैं। सैयद कासिम सर को बहुत सारे लोग जानते हैं, राजपथ बाई सैयद कासिम, ये इनका यूट्यूब चैनल है और इसे मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी देखता हूँ। मैं भी सैयद कासिम सर का फ़ैन हूँ, इनका जो है प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ। बहुत अच्छी ग्राउंड जीरो से जुड़ी पत्रकारिता करते हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि जब मैं बीएसपी के लिए वीडियो बनाता था तो मैंने बहुत सारे वीडियो सैयद कासिम सर के देखे हैं। तो सैयद कासिम सर की पहले तो मैं आपको खासियत बता दूं, सैयद कासिम सर व्यूअर बटोरने के लिए काम नहीं करते हैं। कई बार जो गलत नीतियां होती हैं, गलत फैसले होते हैं, उनकी आलोचना भी कर देते हैं। तो सर 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव रहा, आप बसपा को बहुत लंबे समय से कवर करते रहे हैं। तो ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव रहा, ये जो है इस बार जो है बसपा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद नहीं रहा है। तो इसको जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई और जिस तरीके से रिजल्ट आया, इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से एक चीज, दो खेमे बढ़ गए थे। एक मोदी का पक्ष का खेमा था, एक मोदी के विरोधी खेमा था। पक्ष और विपक्ष में बटे हुए खेमे में विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया जिसमें नाम दिया संविधान और आरक्षण। संविधान और आरक्षण के नाम पे विपक्ष ने उन वोटर्स को जो बहुजन आइडियोलॉजी से उनका जिनकी विचारधारा है वो वोटर वो अपनी तरफ खींचने में सफल है। बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी, सिंगल लड़ी, मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया, सही फैसला था। त्रिकोणात्मक लड़ाई में इसका फायदा ले सकते थे, लेकिन प्रत्याशियों का चयन, कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका, कोऑर्डिनेटर्स की निष्क्रियता, जो कोऑर्डिनेटर जितना निष्क्रिय थे, और जबकि मायावती हर कैंडिडेट से खुद मिलती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स इस तरह से फीडबैक लेके आते थे कि मुलाकात के बाद ज़्यादा सवाल जवाब का मौका नहीं होता था। ऐसे में ये जो आप देखेंगे, पूरे नतीजों को देखें आप, नगीना से शुरू करें। नगीना में जिस कैंडिडेट को लड़ाया गया चंद्रशेखर के मुकाबले पे था, तो वो इतना हल्का उम्मीदवार था कि उसको शुरू से हम लोग जानते थे कि वो नहीं चल पाएगा। उन क्षेत्रों में आप आए जहाँ पर जैसे मेरठ है, मेरठ में त्यागी लड़ा दिया जिसकी कोई अपनी एक हैसियत नहीं थी। आप वही मुजफ्फरनगर देखें, पिछले वर्ग का लड़ा बहुत अच्छा कैंडिडेट था। तो ये कैंडिडेटों के चयन की गलती, मायावती ने हालांकि बहुत मेहनत की, इस बार सबसे ज़्यादा मीटिंग्स की, इतनी मीटिंग्स उन्होंने कभी नहीं की थी। शुरुआत में आकाश आनंद की सभाएं लगी, आकाश आनंद की सभाएं जहाँ जहाँ लगी, उनके नतीजे आप देखेंगे तो वहाँ पर वोट प्रतिशत आपको ज़्यादा मिलेगा। वो चाहे अमरोहा हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे धौरारा हो, चाहे लालगंज हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे सुल्तानपुर, ये वो सीट हैं जहाँ पर आकाश आनंद की सभाएं थी। ये 2.25 और 2 लाख वाली सीटें हैं सब। तो आकाश आनंद जो अटैकिंग अंदाज था, देखिए आपको समय के साथ बदलना होगा। ये समय फास्ट इंटरनेट का है, ये समय फास्ट फूड का है, ये समय फास्ट ड्राइविंग का है। जो सब कुछ फास्ट है, उसमें आप स्लो करके काम को नहीं कर सकते हैं। आपका 18 से 22 साल, 25 साल का जो वोटर है, जो मतदाता वर्ग है, समर्थक वर्ग है, उसने 2002 के बाद से मायावती की सरकार नहीं देखी। तो जो 8 साल का था, वो 16 साल में 24 साल का हो चुका है। उसे मालूम नहीं मायावती की सरकार की धमक क्या होती। तो वो वर्ग जो है मायावती को देख भी नहीं पाता, सिर्फ रैलियों में सुन पाता है। तो नेतृत्व परिवर्तन, युवा के हाथ में नेतृत्व जरूरी था, जिसे लोकसभा से पहले उन्होंने किया। आकाश आनंद ने पूरे देश में मेहनत भी की, उसके रिजल्ट भी आने शुरू हुए। लेकिन बीच में पहले वो राजस्थान, मध्य प्रदेश में उनकी मर्जी के टिकट नहीं हुए, कोऑर्डिनेटर्स अपनी मर्जी से टिकट बांटे। अच्छा, दूसरा सर एक चीज़ अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि बसपा की सरकार को जो है वो करीब 12 साल का वक्त हो चुका है। 2012 में बसपा की सरकार गई और 12 साल लगभग हो चुके हैं। दूसरा भी आपने कहा कि आकाश आनंद जी ने जैसे नगीना से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, तो मैं भी उस नगीना वाली रैली में गया था। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि आकाश जी बोलते क्या हैं बहुजन समाज को लेकर के। एक तो उनकी उम्र कम थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है सवाल उठ रहे थे। मैं भी जिज्ञासावश गया था कि आकाश जी को सुनूंगा, उनकी सोच, उनका नज़रिया बहुजन समाज के प्रति क्या है, उन्होंने क्या सीखा है बसपा में रह करके। तो मैं भी वहाँ पर गया था। तो आकाश आनंद जी जब पहला भाषण दे रहे थे, तो मैं उनके पास खड़ा हुआ था, बस बिल्कुल जैसे हम और आप ऐसे खड़े हैं मंच पे। तो उनकी उंगलियां बहुत काँप रही थी और बहुत लड़खड़ा रहे थे। लेकिन वो बोलते बोलते जैसे ही मतलब नगीना, फिर बिजनौर, फिर अलीगढ़, फिर आगरा, फिर मुजफ्फरनगर, और जब वो सीतापुर तक आए तो ऐसा लग रहा था वो एक मंझे हुए राजनेता के तरीके मतलब बोल रहे थे। और उन्होंने जिस बसपा जो मुख्य लड़ाई में नहीं थी, उसकी चर्चा लड़ाई में होने लगी थी। तो लगता है कहीं न कहीं कि आकाश को हटाने वाला जो फैसला था, वो नुकसान कर गया बसपा के लिए। सीटें भले ना आती, लेकिन तो मेरा एंगल दूसरा है। इसमें बसपा के लिए नुकसान नहीं कर गया, समाजवादी को फायदा कर गया। अच्छा, मेरा एंगल बिल्कुल अलग है। आकाश का हटना समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को फायदा कर गया। नहीं वही मतलब उससे फिर मैसेज गया बीजेपी के लिए। आपका सिर्फ नुकसान
आप पे फर्क नहीं डालता, लेकिन आपके नुकसान के साथ 37 सीटों का फायदा जो है वो बहुजन समाज पार्टी पर असर डालता है। मेरा पहले दिन से ये कहना था कि आकाश आनंद का हटना समाजवादी पार्टी और इंडियन अलायंस को फायदा देगा, और वो हुआ। जो 4% मतदाता आपका गया समाजवादी पार्टी की तरफ, बस वही उसके जीत का आधार बना। तो आकाश आनंद जी के ऊपर जो एक न एक कहीं न कहीं कार्रवाई हुई, तो उससे कहीं न कहीं देखिए, इसे विपक्ष ने कार्रवाई नहीं कह सकते हैं आप। देखिए, ऐसा है कि एक मायावती एक ऐसी नेता है जो चीज़ों में जो कहे उसे करना चाहिए। हो सकता है आकाश आनंद ने कहीं उनकी बातों को ना सुना हो, क्योंकि वो युवा हैं, उनका खून गर्म है, उनके भाषण करने की शैली, उनका अंदाज, उनका तरीका हो सकता है मायावती को नहीं लगा, और चेतावनी स्वरूप उन्होंने उसको बीच से हटाया हो। ये एक चेतावनी इसे आप समझ सकते हैं, मैसेज देने के लिए। मैसेज देने के लिए आकाश को, समाज को नहीं, आकाश को मैसेज देने के। मुझे लगता है कि आकाश आनंद को दिया गया मैसेज आकाश तक पहुंचा, और आज आप आकाश आनंद को वहीं देख रहे हैं जिस कार्यालय में इससे पहले वो आए थे, जहां से उनकी घोषणा हुई थी। आज दोबारा आकाश आनंद आपको वहीं बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप क्या कमियां देखते हैं कि मतलब बसपा को जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा, 0 सीट पे आना पड़ा? मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट का वितरण, मुस्लिम को ज़्यादा टिकट देना, ओबीसी को कम टिकट देना, और एक बार फिर देखिए, जब खेमेबंदी होती है तो एक बार फिर आप समझ लीजिए कि सवर्ण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ऐसे में सवर्णों के टिकट का कोई मतलब नहीं बनता है। मुसलमानों के पूरी तरह से उसका सेंट्रलाइज था कि इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। ऐसे में मुस्लिम टिकट का भी इतना मतलब नहीं बनता है। तो वो टिकटों का वितरण जो है एक खास कारण रहा। बहन जी ने जैसे करीब 23 के आसपास मुस्लिम प्रत्याशी इस बार जो है वो चुनाव में उतारे, तो बहन जी का शायद ये था कि दलित और मुस्लिम समीकरण बनेंगे देखिए, और ऐसा है राम बाबू भाई, मुस्लिम नाम से मुस्लिम नहीं होता। सरवर कहाँ के मुसलमान कैंडिडेट हैं? कौन लखनऊ जानता है लखनऊ सरवर? कौन जानता है सरवर को? या गोरखपुर में कौन जानता है कैंडिडेट को? बनारस में कौन जानता है कैंडिडेट को? ये वो सीटें हैं जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं, कन्नौज में मुस्लिम कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं। ये 11 टिकट तो मुसलमान, कई जगहों पर तो बहुत 11 टिकट तो सिर्फ गिनती के हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और एक चीज समझ लीजिए कि हर समाज में एक नेता होता है, वो पिछड़े वर्ग का नेता हो, अल्पसंख्यक का हो, सवर्णों का हो। आप नेता के मुकाबले में किसी अभिनेता या किसी सड़क छाप आदमी को उतार के मुस्लिम का कोटा पूरा, पिछड़े का कोटा पूरा, अपर का कोटा पूरा आप नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरा एक है कि सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ, तो आपको लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो बसपा को हुआ है? देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर और क्या कहते हैं बहुजन विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है। उससे लगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वही मतदाता वर्ग है जो 18 से 24 साल का है, जो 25 से 26 साल का है, जिसने मायावती की सरकार नहीं देखी, जिसने मायावती की धमक नहीं देखी। ये वो मतदाता वर्ग है। तो वो जय भीम के नारे में बह गया, लेकिन वो बहुत दिन तक वहाँ टिकने वाला नहीं है। आज आप परिवर्तन देंगे, आज आप युवा को नेतृत्व देंगे, आज आकाश आनंद विधानसभाओं का दौरा करेंगे, कल आपको वो परिवर्तन वापस आता हुआ दिखाई देगा। ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। जैसे चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली, अलीगढ़ की घटना हो गई, सहारनपुर की घटना हो गई, उसके बाद हिमाचल की घटना हो गई, मुसलमानों पे अत्याचार हुए, फिरोजाबाद की घटना हो गई, दलित जो है जेल में मार दिया गया। तो दलित मुसलमान के साथ जो हो रहा है उस पर कहीं से अखिलेश यादव या राहुल गांधी का कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें बहुत दिन नहीं लगी, अभी 20 दिन गुजरे हैं, 20 दिन में उनके जो चेहरे का नकाब है उतर गया। मुझे लगता है कि ये एक गलती थी, हो गई। 2027 में अब बदला हुआ देखेंगे। अच्छा, दूसरा सर एक सवाल ये भी बहुत ज़्यादा, अभी इस बार बसपा ने बहुत सारे जो है जो नए लोग हैं, बहुजन समाज की जो उभरती हुई हस्तियां हैं, उन लोगों को टिकट दिया, चुनाव मैदान में उतारा। हम जैसे बात कर रहे हैं इंदू चौधरी जी की, हालांकि वो चर्चित चेहरा पहले से हैं। इसके अलावा डॉक्टर रितु सिंह की, देखिए कि इसके अलावा हाँ मैं तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए किसी फिगर को, वो चाहे रितु हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे आप क्या कहते हैं वो आपके जयप्रकाश हो, मैं इन्हें कभी अहमियत कल भी नहीं देता था, आज भी नहीं अच्छा सर, आपने चंद्रशेखर के लिए सोशल मीडिया फिगर कहा, नेता नहीं हाँ, है। कल भी वो सोशल मीडिया फिगर था, आज भी सोशल मीडिया फिगर। मैं कल भी कहता था कि योगेश वर्मा से छोटा कद है उसका दलितों में, क्योंकि चंद्रशेखर नगीना से योगेश शर्मा मेरठ वाले। मेरठ, चंद्रशेखर जहाँ से जीत के आते हैं वहाँ 60% मुसलमान, मुस्लिम है। 21% दलित है। 21 में 4 दलित कैंडिडेट थे, चंद्रशेखर भी था, बसपा भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी। अच्छा सर, हम इस पे अभी इस वाले सवाल पे आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लास्ट में पूछेंगे चंद्रशेखर पे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे इंदू चौधरी चर्चित चेहरा है, रितु सिंह, इन लोगों ने जो है दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुई, इसके अलावा वैशाली से शंभू सिंह को टिकट दिया गया। अभी हाल ही में अब ये खबरें आ रही हैं कि आकाश जी को बहन जी धीरे धीरे स्लोली हैंड ओवर करेंगी सत्ता क्या ऐसा है, ये कोई तो इंजेक्शन सवाल नहीं ये है, ये कोई इंजेक्शन नहीं है जो धीरे धीरे लगाया जाएगा। अच्छा मतलब ये दे मैंने दिया आपसे जाएगा। कहा, आपको हाँ। आपसे मैंने कहा ये फास्ट जमाना है, अच्छा, फास्ट ठीक है। इंटरनेट, फास्ट ड्राइविंग, फास्ट फूड, सब कुछ फास्ट। ये धीरे धीरे इंजेक्शन से आकाश आनंद या किसी को आप प्रोट नहीं कर आकाश जी के साथ जैसे इस तरीके के चेहरे आते हैं, जुड़ते हैं, मंजीत नौटियाल जैसे हिंदू सकते। चौधरी है, नौटियाल कौन है, मैं एक जानता नहीं। है चर्चित चेहरा है, वो भी फेसबुक के होंगे। हाँ, तो देखिए, उनको मैं बता सोशल रहा हूँ, मीडिया
के लिए। फेसबुक सोशल मीडिया तो अगर इस तरीके के लोग जैसे यूथ आते हैं तो क्या लगता है मतलब इसका फायदा? मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ट्विटर और फेसबुक के 10 लाख की ट्विटर की जिनकी फॉलोइंग अगर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मुझे 5,000 की जरूरत है, उनको नहीं मिल पाता है। तो 10 लाख की फॉलोइंग और 5,000 रुपए अगर ना आ पाए तो उसे फॉलोइंग नहीं करते हैं। ये आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया के लोग आभास में जीते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का कार्डर जमीन से शुरू होता है। बूथ के लोग कहीं ज्यादा मजबूत हैं उन लोगों से जिन्हें आप नौटियाल या क्या कहते हैं हिंदू चौधरी कहते हैं। अच्छा, दूसरा सर ये चंद्रशेखर को लेकर के ही अब अगला सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे जो है मैं भी नगीना सीट पे रहा हूँ, पश्चिम में उन्होंने कई सीटों पर जो है अच्छा खासा अपना इमेज बनाई है। जैसे नगीना लोकसभा सीट वहाँ पर 50% मुस्लिम्स हैं, 60 हाँ 50 से 60 के बीच में, 60% हाँ, मुसलमान और उसके अलावा 21% 21% दलित हैं। 21% तो वहाँ का जो समीकरण है वो दलित मुस्लिम नहीं समीकरण नहीं है, सिर्फ हाँ, मुस्लिम समीकरण, मुस्लिम दलित में तो समीकरण 4 है। प्रत्याशी। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़्यादातर जो है आकाश जी ने भी आरोप लगाया था कि वो युवाओं की भीड़ लेकर के चलते हैं, तो आने वाले समय में क्या नहीं, लगता है आकाश ने चंद्रशेखर ये नहीं कहा था कि हो गांव की भीड़ लेके चलते हैं। नहीं मतलब आकाश मुकदमे करा देते हैं ये हैं, ये कहा। तो आने वाले समय में क्या लगता है चंद्रशेखर कुछ हो सकते हैं मैं चुनौती या नहीं फिर मैं साथ आ जाएं तो मिलके अच्छा मैं है? उदित राज से भी छोटा समझता हूँ। जितनी जल्दी उदित राज खत्म हुए उससे भी ज्यादा जल्दी चंद्रशेखर खर्च हो जाएंगे। मेरा अपना असेसमेंट है, मेरी 40 साल की पत्रकारिता मैंने यही देखा है। तो दूसरा सर ये चीज है, अब आगे आप इसको बसपा को कैसे देखते हैं देखिए कि बहुजन समाज आने पार्टी वाले में समय में बहुत, कैसे मैं इसको आपको बता मतलब दूं, कैसे बसपा ये को मजबूत हो मैं सकते बता हैं? रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है। दो चीजें के तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। किताब को खत्म कर दीजिए, ठीक, संगठन को जो बदनाम आजादी है सबसे ज्यादा। जो और संगठन को आजादी दे दीजिए। तीसरी चीज की जरूरत नहीं। ये दो काम होने के बाद बहुजन समाज पार्टी अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो सैयद कासिम सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो है संगठन को अगर मजबूत बनाना है, दुरुस्त करना है तो किताब बंद कर दीजिए और जो है ग्राउंड जीरो से काम करना शुरू कर दीजिए। पार्टी में काडर के पास ऑलरेडी बहुत सारी शक्ति ऊर्जा है, यही जो है संगठन को खड़ा कर देगी। जय भीम, जय भारत।